नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उन गहरी जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो ब्रिटिश शासन के दौरान पनपी। हमारे संविधान के विकास को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक आधार को जानना, मतलब ब्रिटिश काल के उन बदलावों को समझना क्यों इतना जरूरी है। ये सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? नमस्कार, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे आज के संविधान और प्रशासनिक ढांचे की जो शक्ल है, उसकी नींव असल में ब्रिटिश काल में ही पड़ गई थी। आप सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 1600 में व्यापार करने, है ना? लेकिन धीरे धीरे 1765 आते आते उसने दीवानी राइट्स हासिल कर लिए, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। और यहीं से भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। अच्छा, तो मतलब व्यापार से प्रशासन की तरफ ये बदलाव आया। जी हाँ, और ये जो पूरा विकास है, इसे हम आसानी के लिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला दौर है कंपनी का शासन, जो मोटे तौर पर 1773 से 1858 तक चला, और दूसरा दौर है ताज का शासन, यानी जब 1857 के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, 1858 से 1947 तक। और इसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका? बिल्कुल, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, उन्हें हमारी संविधान सभा ने अपनाया। जैसे नेहरू जी का 1946 का उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, वो एक तरह से हमारे संविधान की आत्मा बना। हाँ, तो ये सब जुड़ा हुआ है। समझ गए। तो चलिए पहले चरण पर ध्यान देते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858। इस दौरान कौन कौन से मुख्य एक्ट्स आए और उन्होंने क्या नींव रखी? देखिए, सबसे पहला और अहम एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहली कोशिश थी कंपनी के कामकाज को खासकर भारत में रेगुलेट करने की, नियंत्रित करने की। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक, मतलब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पहचाना और उनको एक तरह से मान्यता दी। अच्छा, तो क्या बड़े बदलाव लाए ये एक्ट? कई बड़े बदलाव थे। सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, वो भी इसी एक्ट से हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। साथ ही कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन पर निजी व्यापार करने या रिश्वत लेने पर पाबंदी लगा दी गई। और एक और महत्वपूर्ण बात, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की तरफ पहला कदम था। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या खास था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था ये। हाँ, कह सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने एक बड़ा फर्क किया। इसने कंपनी के कमर्शियल यानी व्यापारिक कामों और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कामों को साफ साफ अलग कर दिया। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापारिक मामले पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहे। तो ये एक तरह का डबल गवर्नमेंट या द्वैध शासन सिस्टम बन गया। ड्यूल कंट्रोल। अच्छा, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें कुछ खास? 1793 का एक्ट मूलतः एक तरह से निरंतरता बनाए रखने वाला था। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली को अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया। और एक अहम बात यह थी कि इसमें प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। ये तो काफी समय तक चला होगा। अब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पर। सुनाई ये काफी महत्वपूर्ण था, खासकर व्यापारिक एकाधिकार खत्म करने के मामले में। बिल्कुल सही सुना है आपने। 1813 का एक्ट एक बड़ा मोड़ था। इसने भारत में कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली खत्म कर दी। हालांकि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यह फैसला असल में ब्रिटेन के दूसरे व्यापारियों के दबाव में लिया गया था, जो भारत के साथ व्यापार खोलना चाहते थे। और शिक्षा के लिए भी इसमें कुछ था? जी हाँ, पहली बार भारतीय लोगों के शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये एक छोटी शुरुआत थी, पर महत्वपूर्ण थी। इसी एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म प्रचार करने की इजाजत भी दे दी। और जैसा आपने शायद 2019 के PYQ में देखा होगा, इस एक्ट ने भारत पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को और ज्यादा स्पष्ट रूप से स्थापित किया। तो कंपनी की शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थीं और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ रहा था। अब वो कौन सा एक्ट था जिसने केंद्रीकरण को, सेंट्रलाइजेशन को अपने चरम पर पहुंचाया? वो था 1833 का चार्टर एक्ट। इसे ब्रिटिश भारत में सेंट्रलाइजेशन की दिशा में आखिरी और सबसे निर्णायक कदम माना जाता है। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल,
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। लॉर्ड विलियम बैंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। और सबसे बड़ी बात, हाँ, इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां यानी सिविल और मिलिट्री पावर्स निहित कर दी गई। मतलब सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में। हाँ, एक तरह से पूरे ब्रिटिश भारत के लिए। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो कानून बनाने की शक्ति थी, लेजिस्लेटिव पावर, वो पूरी तरह छीन ली गई। कंपनी अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, उसकी कमर्शियल गतिविधियां पूरी तरह बंद कर दी गई। एसी एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन शुरू करने का प्रयास भी किया गया, हालांकि ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया तुरंत। और हाँ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला भारतीय विधि आयोग, इंडियन लॉ कमीशन, 1834 में इसी एक्ट के तहत गठित हुआ। अच्छा, और कंपनी शासन के दौर का आखिरी बड़ा एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या नए बदलाव आए? 1853 का एक्ट भी महत्वपूर्ण था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी विधायी और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी कामों को अलग अलग किया। इसके लिए गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। इससे एक तरह की अलग इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। और जो प्रयास 1833 में हुआ था, वो अब हकीकत बना। सिविल सर्विसेज की भर्ती और चयन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया और ये भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले कमेटी बनाई गई। एक और खास बात, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व, लोकल रिप्रेजेंटेशन भी शुरू किया गया। उन 6 नए सदस्यों में से 4 बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाने थे। तो ये था कंपनी शासन का दौर। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा सीधे नियंत्रण वाले चरण पर, ताज का शासन। 1858 से 1947 तक। जाहिर है 1857 का विद्रोह इसका बड़ा कारण बना होगा। बिल्कुल, 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया। उन्हें लगा कि अब कंपनी के भरोसे शासन चलाना मुमकिन नहीं, तो ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1858 में एक एक्ट पास किया, जिसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और भारत का शासन, उसके क्षेत्र और राजस्व सब कुछ सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो गवर्नर जनरल का क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। वो जो पिट्स इंडिया एक्ट वाला ड्यूअल सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसे भी खत्म कर दिया गया। एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत के राज्य सचिव। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और भारतीय प्रशासन पर उसका पूरा अधिकार था। उसकी मदद के लिए लंदन में 15 सदस्यों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जो एक सलाहकार निकाय थी। तो सत्ता का पूरा केंद्र अब लंदन शिफ्ट हो गया। क्या इस दौर में भारतीयों को शासन या कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की कोई कोशिश हुई? हाँ, शुरुआत हुई। इसकी दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इस एक्ट ने वाइसराय को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने और उसमें कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर नॉमिनेट करने का अधिकार दिया। हालांकि यह सदस्य बहुत सीमित संख्या में थे और उनकी शक्तियां भी नाम मात्र की थीं, पर यह एक शुरुआत थी। इसी एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दे दी। ये विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक कदम था। और लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था, उसे भी इस एक्ट ने मान्यता दे दी। मतलब काउंसिल के हर मेंबर को एक या ज्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया। वाइसराय को इमरजेंसी में बिना काउंसिल की सहमति के ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की पावर भी मिल गई। इसके बाद 1892 का एक्ट आया, उसने क्या जोड़ा? 1892 के एक्ट ने सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रही। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के काम भी थोड़े बढ़ाए। अब मेंबर्स को बजट पर बहस करने और एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछने का अधिकार मिल गया। और इसमें सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान भी किया गया नॉन ऑफिशियल सीटों को भरने के लिए। चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, पर प्रक्रिया वैसी ही थी। अब आते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पर, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसका जिक्र अक्सर पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के संदर्भ में होता है। ये क्या था और इसका क्या असर हुआ? हाँ, 1909 का एक्ट
या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत विवादास्पद रहा। लॉर्ड मार्ले तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय। इसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज काफी बढ़ा दिया, 16 से 60 सदस्य हो गए। प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी संख्या बढ़ाई गई। पहली बार प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी की अनुमति मिली, लेकिन ओवरऑल नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी बनी रही। मेंबर्स को अब सप्लीमेंट्री सवाल पूछने और बजट के अलग अलग आइटम्स पर रेजोल्यूशन मूव करने का अधिकार भी मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा और दूरगामी असर वाला बदलाव था, वो था मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम वोटर्स द्वारा ही चुने जाएंगे। इसने एक तरह से भारत में सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता दे दी और विभाजन की नींव रखी। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। और क्या इसी एक्ट से पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली? जी हाँ, बिल्कुल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें लॉ मेंबर बनाया गया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कदम रहे। अब आगे बढ़ते हैं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसने प्रांतीय स्तर पर क्या बड़े बदलाव किए? क्या द्वैध शासन यहीं से शुरू हुआ? 1919 का एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय का उद्देश्य ही भारत में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार लाना था। इसने पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया, मतलब केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगा और प्रांत किन पर। और हाँ, प्रांतों में डायरकी यानी द्वैध शासन लागू किया गया। ये एक जटिल व्यवस्था थी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, ये गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहे, जो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह नहीं थे। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये गवर्नर भारतीय मिनिस्टर्स की सलाह से चलाता था, जो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह थे। ये व्यवस्था सफल हुई क्या? नहीं, ये डायरकी वाला एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं रहा। काफी कंफ्यूजन और टकराव रहता था। केंद्र में भी बदलाव हुए। पहली बार देश में बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय विधायिका, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली और डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। हालांकि वोट देने का अधिकार बहुत ही सीमित था, प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के आधार पर। सेपरेट इलेक्टोरेट को सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक बढ़ा दिया गया। प्रोविंशियल बजट को पहली बार सेंट्रल बजट से अलग किया गया और इसी एक्ट में यह भी कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो इस एक्ट के कामकाज की जांच करेगा। हाँ, और वही कमीशन फिर साइमन कमीशन के रूप में 1927 में आया, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। क्यों हुआ था इतना विरोध? उनकी अध्यक्षता में नवंबर 1927 में बना, यानी तय समय से 2 साल पहले ही। इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था कि इसके 7 सदस्य ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों को लगा कि उनके भविष्य का फैसला करने वाले कमीशन में उन्हें ही शामिल नहीं किया गया। ये उनके स्वाभिमान पर चोट थी, इसीलिए सभी पार्टियों ने इसका बॉयकॉट किया। साइमन गो बैक के नारे लगे। कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी और डायरकी खत्म करने, प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने, ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक फेडरेशन बनाने और कम्युनल इलेक्टोरेट जारी रखने की सिफारिश की। साइमन कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए और फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसे तो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसमें क्या मुख्य बातें थीं? बिल्कुल, 1935 का एक्ट एक मील का पत्थर था। ये बहुत लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें शामिल हों। हालांकि ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 लिस्ट्स में किया। फेडरल लिस्ट केंद्र के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के लिए और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए। बची हुई शक्तियां यानी रेसिड्यूरी पावर्स वाइसरॉय को दी गईं। ये PYQs में भी पूछा गया है। प्रांतों में डायरकी खत्म कर दी गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। गवर्नर अब मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करता था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार थे। लेकिन केंद्र में डायरकी लाने का प्रस्ताव रखा गया, जो लागू नहीं हुआ। 11 में से 6 प्रांतों में बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट को और आगे बढ़ाया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी। जो काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 में बनी थी, उसे खत्म कर दिया गया।
वोट देने का अधिकार थोड़ा बढ़ाया गया। लगभग 10% जनसंख्या को वोटिंग राइट्स मिले। इसी एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई और एक फेडरल कोड भी बना 1937 में। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बने। ये तो वाकई बहुत व्यापक एक्ट था। और फिर अंततः 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने ब्रिटिश राज का अंत किया। जी, 1947 का एक्ट जो माउंटबेटन प्लान पर आधारित था, उसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए, भारत और पाकिस्तान। दोनों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार था। वायसराय का पद खत्म कर दिया गया। दोनों डोमिनियन के लिए अलग गवर्नर जनरल बनाए गए, जिन्हें कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश क्राउन ने नियुक्त करना था। दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने और किसी भी कानून को बदलने या रद्द करने की पूरी शक्ति दी गई, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस एक्ट को भी। रियासतों पर ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी सर्वोपरि सत्ता समाप्त हो गई। उन्हें आज़ादी दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी खत्म कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। बाद में सी राजगोपालाचारी पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। ये पूरा सफर दर्शाता है कि कैसे धीरे धीरे विधायी और प्रशासनिक ढांचे विकसित हुए। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के कुछ प्रमुख सदस्य और उनके विभाग कौन थे, इसका भी जिक्र मिलता है। हाँ, 1947 में बने पहले कैबिनेट में कुछ प्रमुख नाम थे। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, साथ ही विदेश मामले, कॉमनवेल्थ संबंध और वैज्ञानिक शोध भी उनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामलों के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। आर.के. षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये जानना दिलचस्प है। अब अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक विकास को देखें, तो क्या पिछले वर्षों के प्रश्नों PYQ से कोई खास पैटर्न या महत्वपूर्ण क्षेत्र नजर आते हैं जिन पर यूपीएससी ज्यादा ध्यान देता है? बिल्कुल, PYQs का विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि यूपीएससी कुछ खास एक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर बार-बार सवाल पूछता है, जैसे 1813, 1909, 1919 और 1935 के एक्ट्स के विशिष्ट प्रावधान। इनके डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। डायरकी द्वैध शासन क्या थी, कहां लागू हुई, कब खत्म हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट का विकास कैसे हुआ, किस किस को मिला, शक्तियों का विभाजन, केंद्र प्रांत संबंध, गवर्नर जनरल और वायसराय की बदलती भूमिका और शक्तियां, ये सब कोर एरियाज हैं। साइमन कमीशन जैसी घटनाक्रम क्यों हुए, उनका नतीजा क्या निकला, इन पर भी प्रश्न बनते हैं। तो हाँ, PYQs हमें गाइड करते हैं कि किन हिस्सों पर ज्यादा फोकस करना है। ये दिखाते हैं कि यूपीएससी सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि उन एक्ट्स के पीछे की मंशा और उनके प्रभाव को समझने पर जोर देता है। बहुत बढ़िया। ये पूरी चर्चा वाकई हमारे संविधान की ऐतिहासिक यात्रा को समझने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, ये थी भारत के संवैधानिक विकास की एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा। अगले एपिसोड में हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर बात करेंगे। उसके लिए बने रहें सिर्फ यूपीएससी डीक्लासिफाइड पर।